ये नए तेवरों वाली सरकार बनाए जाने के संकेत और संदेश क्या है, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? नुपुर, अभी मेरे हिसाब से 53 मिनिस्टर्स है और 81 तक की कैपेसिटी है। जैसा आप ही ने पायलट में दिखाया है कि एक एक मंत्री के पास चार पोर्टफोलियो है, चार जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी हो, कहीं ना कहीं समाज से अन्य वर्ग से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, सांसदगण हो, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य जहां पे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन कम है, ज्यादा है और कहीं ना कहीं ज्यादा काम की जरूरत हो, तो मेरे हिसाब से एक्सपेंशन तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। तो हाँ, अभी मेरा कुछ भी स्पेकुलेट करना बिल्कुल अनरीजनेबल होगा अगर मैं कहूँ तो। देखते हैं आगे क्या होता है। ये सरकार तो डेढ़ लोग चला रहे हैं, एक मोदी जी और आधे अमित शाह। तो इस म्यूजिकल चेयर में घुमा लीजिए जिसको घुमाना है। आप सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को आप भेज दीजिए कर्नाटक का गवर्नर बना के, असम में सरकार ना गिर जाए ये आकांक्षा करते हुए, आकलन लगाते हुए दिल्ली ले आइए सोनोवाल जी को। पर आखिर जो एक कुर्सी और आधा स्टूल रखा है उस पर मोदी जी और अमित शाह जी को ही बैठना है। इसीलिए प्राथमिकताओं का सवाल उनसे पूछा जाएगा। आज तीसरी लहर की तैयारी के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए समय नहीं है, पर दल बदलुओं की और अपने घटक दलों की सत्ता लोलुपता को शांत करने के लिए मंत्रिमंडल पर विस्तार करने का बहुत लंबा चौड़ा समय है। सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता जो है वो जनता के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, अपने मन के बोलना, अपने मन के करना और अपने ही सुनना। और इस सरकार में, जिस सरकार में मोदी जी मुख्यमंत्री है, जैसे भानु रागिनी बता रही थी, 1.5 लोगों वाले मुख्यमंत्री है, 1.5 है या 2 है, जो भी है, प्रधानमंत्री है सारी। इस सरकार में किसी मंत्री की कोई हैसियत है क्या? उत्तर प्रदेश के मंत्री क्षेत्र में जाने से डरते हैं कि जनता अगर कोई पूछ दे तो कोई काम नहीं करा सकते। ये सरकार कभी उस मुद्दे पर बात नहीं करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई दूंगा कि कम से कम, और देश की राजनीति को बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि बधाई दे रहे हैं, यानी कि फोन आ गया है? नहीं, मैं तो बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश, और मुस्कुरा भी रहे हैं आप बहुत, मतलब मान ली गई आपकी बात। मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, कितना दुख है, ये निषाद राज के वंशज हैं और ये राम को पार उतारने वाले हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हम, तो किसी भी दुख में सुख में साथ देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा प्रधानमंत्री देता रहा। हम उम्मीद रखेंगे प्रधानमंत्री से कि जो प्रधानमंत्री प्रदेश देता हो उस प्रदेश के लिए कम से कम विशेष होना चाहिए। गौरव जी, आपसे कुछ पूछा जाएगा तो कुछ प्रकाश डालेंगे। ये जो आपने भारी भरकम मतलब 3-3, 4-4 मंत्रालय एक एक मंत्रियों को दिया हुआ है, कुछ रैशनलाइजेशन इसका होगा या फिर काम आए इनाम पाए? श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जनता का हित सर्वोपरि है। और आप भी ये देखेंगी कि संविधान में जो अनुच्छेद 74 है वो प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को कैप्टन की भूमिका देता है। कैप्टन को अच्छा खेलना होता है और जनता को हम कैसे सशक्तिकरण करें, महिला सशक्तिकरण करें, युवाओं की बात, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनकी बात, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़े, ये सरकार का मकसद रहता है। मैं तो सिर्फ 2-4 सवाल पूछना चाहती हूँ और ये देश हित में पूछना चाहती हूँ। इससे कांग्रेस का क्या लेना देना, इनकी सरकार ये जिसको मंत्री बनाए। मेरा सवाल यह है कि ये जो म्यूजिकल चेयर जैसी फेरबदल किया जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, देश को इससे क्या मिलेगा? क्या जो फेल्ड मंत्री हैं, और उसमें थोड़ा सा तो ये दांत तले उंगली दबानी पड़ेगी कि एक लंबी लिस्ट है फेल्ड मंत्री की, चाहे वो इकोनॉमी फेल हो गई हो, चाहे वो रोजगार के कगार पर सरकार फेल हो, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट में कोविड के दौरान फेल हो, चाहे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट में फेल हो, चाहे महिला सुरक्षा में फेल हो, चाहे टेलीकॉम आईटी में फेल हो गई हो कंट्री, चाहे किसानों की समस्या हो। ये सारे जो फेल्ड मंत्री हैं, इन लोगों के साथ क्या होगा? इनको पुरस्कृत किया जाएगा, इनको हटाकर दूसरों को लाया जाएगा, छाटका कटी होगी? ये भी मैं जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि काम आए इनाम पाए, यहाँ 2 तरह का मंत्रिमंडल होगा। एक काम आए इनाम पाए, आपने नाम लिया। कुछ ऐसे हैं जो इनाम पाएंगे अभी और काम आएंगे बाद में। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मोदी जी की नजर अभी 7 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश सहित, उस पर नजर है। और उनका एक बड़ा चैलेंज अगले साल ये है कि 7 में से 6 राज्यों में मोदी जी को बीजेपी की सरकार की पुनर्प्रतिष्ठापना करनी है। वहां पे बीजेपी की सरकारें हैं। और जो अभी पिछले चुनावों में थोड़ा ऐसा लगा कि प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय छत्रपों की चलती है, तो उनको ये भी अभी तय करना होगा कि बंगाल, गुजरात सहित जो अन्य राज्य हैं वहां पर करिश्मा कायम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई दी और इसे लेकर ट्वीट किया। इस बधाई संदेश को चीन के लिए एक कड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैंने फोन पर बात की। हमने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। 2015 में अपने जन्मदिन पर दलाई लामा के बधाई संदेश पर शुक्रिया अदा करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा से अपने किसी संवाद को पहली बार सार्वजनिक किया है। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चीन के साथ भारत के संबंधों के मद्देनजर तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा और प्रधानमंत्री मोदी का संवाद 2015 के बाद से सार्वजनिक नहीं हुआ था। लेकिन आज का प्रधानमंत्री का बधाई संदेश भारत की तिब्बत नीति में बदलाव के संकेत दे रहा है। दलाई लामा को प्रधानमंत्री की आज की जन्मदिन बधाई इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि आज से पहले 2013 में यानी जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने थे तब उन्होंने दलाई लामा को दी गई अपनी बधाई सार्वजनिक की थी। यानी अब 2021 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम ने दलाई लामा को दी गई जन्मदिन की बधाई को दुनिया को बताया है। यहां यह भी अहम है कि अभी 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर भी भारत ने चीन को बधाई नहीं दी थी। पिछले साल दलाई लामा के जन्मदिन के ही दिन चीन ने गलवान से पीछे हटने का वादा किया था और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी गई थी। 2019 में पीएम मोदी ने दलाई लामा को निजी तौर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। 2018 में मोदी सरकार ने केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेताओं और सरकारी अधिकारियों को दलाई लामा के भारत में शरण लेने के 60 साल पूरे होने के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया था। 2018 में राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित थैंक यू इंडिया कार्यक्रम में रद्द करने पड़े थे क्योंकि उसमें दलाई लामा को शामिल होना था और भारत सरकार चीन को से अपने रिश्ते बुरे नहीं करना चाहता था। दलाई लामा ने 1959 में भारत आकर शरण ली थी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बतियों की निर्वासित सरकार चल रही है। दलाई लामा तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और इस बात की संभावना है कि चीन अगला दलाई लामा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जो चीन परस्त हो।